जी, वेलकम टू दिल से हिस्ट्री। और दिल से हिस्ट्री देखने वालों का स्वागत है। आज फिर एक बार फिर हम बात करेंगे आज हिस्ट्री की। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द बिगिनिंग ऑफ इट, इसके कारण, इसके कॉजेज़, यानी द कॉजेज़ बिहाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन कौन से थे, और इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ सारे जो हैं हम इस हमारे आज की जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मैं कुछ शब्दों या कुछ मिनटों में आपके सामने नहीं रख सकता। बट द थिंग इज़ कि इसको हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में हम इसकी जो इम्पॉर्टेंट अलाइंसेस हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, उसके बारे में बात करेंगे। सो बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग देख पा रहे हैं, द रॉन्ग टर्न टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विच इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज यू कैन से immediate cause or accidental cause of the first world war. जून 1914 1914, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे, उनकी हत्या कर दिया जाना। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफ़ी, दोनों को जो है ऑफिशियल विज़िट जो उन्होंने की थी बोस्निया की राजधानी सराजेवो में, सराजेवो जिसे कहते हैं, जून 28 1914, उनकी जो है हत्या कर दी गई। और इस हत्या के बाद एक दम से जो है वो ऑस्ट्रिया जो है युद्ध पर उतारू हो गया, और थोड़ी देर बाद उसको जर्मनी ने सहायता दी, और दूसरी तरफ जो है रशिया आ गया और फ्रांस आया, और इसके बाद ऐसा विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसे रोकना मुश्किल हो गया। और ये युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, और उसके बाद पीस ट्रीटी हुई, और जो पेरिस पीस ट्रीटी में, पेरिस सम्मेलन में जो संधियां हुई हारे हुए देशों के साथ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण जो है पार्ट हैं इस युद्ध का। जैसा कि आप इन पॉइंट्स में देख सक रहे हैं कि सराजेवो वाज द हॉटस्पॉट ऑफ एक्सट्रीम सर्ब्स, जो सर्बिया की एक्टिविटी, जैसे कि हम अगर आपको ये बताएं कि आर्कड्यूक फर्डिनेंड जो है अपनी वाइफ के साथ सराजेवो जून 1914 को क्यों गए थे, टू इंस्पेक्ट द इंपीरियल आर्म्ड फोर्सेस इन बॉस्निया एंड हर्जोगोविना annexed by Austria-Hungary in 1908 1908 1908 में ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना दो इलाकों पर कब्जा कर लिया था, और इसकी इंस्पेक्शन के लिए जो है वो गए थे आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफ़ी, दोनों जो है वो वहाँ गए थे। ये जो अनेक्सेशन थी 1908 में जो हुई थी, इसने सर्बिया के लोगों को, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्हें बहुत दुखी, बहुत हर्ट किया। दैट्स वाई वो इसके अगेंस्ट थे, और वो इन इलाकों को सर्बिया का अपना इलाका मानते थे। जैसा कि आजकल आप देख पा रहे हैं कि नारगोनो कराबाग के लिए युद्ध हो रहा है अज़रबैजान और आर्मेनिया में, और इस युद्ध का भी यही समस्या है कि वो अपने इलाके बताते हैं। तो सर्बिया के लोग बोस्निया और हर्ज़ेगोविना को अपना इलाका बताते थे। 19 साल का एक नौजवान जिसका नाम था गैव्रिलो प्रिंसिप, ये कामयाब हुआ इन दोनों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करने में। सोफ़ी और आर्कड्यूक फर्डिनेंड को गोली मार दी गई। जुलाई 28 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया सर्बिया के साथ, और जो फ्रेगाइल शांति थी, पीस था यूरोप में, जो दिख रहा था कि पीस है लेकिन है नहीं था, और वो पीस, वो शांति भंग हो गई, और विश्व युद्ध की ओर हम आगे बढ़े। द अलायंस सिस्टम,
सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई कारण विश्व युद्ध पहले के लिए है तो वो है अलायंस सिस्टम, यानी गठजोड़ प्रणाली, संधियाँ, गुप्त संधियाँ, खास करके सीक्रेट अलायंसेस अगर हम बात करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द अलायंस सिस्टम वाज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल सही है कि यही एक महत्वपूर्ण कारण अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए माना जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं और इनके बीच जो सीक्रेट, जो गुप्त अलायंस हुए, उनके कारण पहला विश्व युद्ध जो है उसकी जो पटकथा है वो लिखी जा सकी। आगे बढ़ते हैं, अब जर्मनी की बात करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन से इलाके कैसे थे, कौन पर राज कर रहा था, हालात कैसे थे, और उसके बाद हम जो है आगे इस पर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की। रूल्ड बाय अ मोनार्की, केसर विलहेल्म सेकेंड, इसे केसर विलियम सेकेंड भी हम कह सकते हैं। हैड अ रीच-स्टैग। अब रीच-स्टैग क्या होता है? रीच-स्टैग इज़ बेसिकली, जो हमारे पिछले वीडियो में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हमने बात की थी, डाइट की, फेडरल डाइट, जो संघ था जर्मन रियासतों का, जिसमें जर्मन रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे, उसको रीच-स्टैग कहते थे। कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, सो पब्लिक ओपिनियन से प्रभावित था ये। और इसका जो चांसलर था जर्मनी का, उसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। अब देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है यूरोप की, और जो 1890 में अपने कार्यकाल से जो है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, बिकॉज़ उसको जो अब किंग है ये अच्छा नहीं मानता। विलियम सेकंड उसको उसकी पॉलिसीज़ को सराहता नहीं है, अच्छा नहीं मानता, इसलिए जो है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। एनिमी ऑफ फ्रांस और ट्राइड टू आइसोलेट देम। ये तो आप देखिए कि जग जाहिर है ये बात कि जो जर्मनी है वो फ्रांस से बहुत ज़्यादा जो है वो दुश्मनी उसकी है। और अगर आप ये बात समझें कि फ्रांस जो है इनकी जो फ्रेंको प्रशियन वार हुई 1870-71 में, उसमें हम बात करते हैं कि फ्रांस को हराया गया बाय द जर्मनी, और जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुई। और जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट कहाँ हुई? वर्साई के मिलन। और पैलेस ऑफ वर्सेल्स फ्रांस की जान है, रूह है, और उसमें जाकर जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट की गई। अल्सेस और लोरेन दो प्रदेश जो हैं वो फ्रांस से ले लिए गए। तो इन हालातों में इन दोनों की दुश्मनी जो है, और ये बिल्कुल जो है अनिवार्य थी, ज़रूरी थी, और बहुत ही यू कैन से इनएविटेबल थी। तो बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि इसके बारे में डिटेल में बात और करें। फियर बीइंग इंसर्कल्ड बाय फ्रांस एंड रशिया। अब देखिए कि जर्मनी का, खास करके बिस्मार्क का एक पॉलिसी थी कि जो है आइसोलेशन की पॉलिसी, मतलब वो खुद आइसोलेट नहीं होना था, आइसोलेट करना चाहता था अपने दुश्मन को। दैट्स वाई उसने फ्रांस और रशिया को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश जो है वो की। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किकल स्टेट थी, यानी जो है गणतंत्रीय शासन था, संविधान के आधार पर चलने वाला शासन था, और राजा की पावर लिमिटेड थी। कंट्री को, देश को पार्लियामेंट गवर्न करती थी, चलाती थी। अच्छा, और इसके बाद उस समय अगर आप मैप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, रेड जो इलाका आप देख रहे हैं, ये सब इलाके यानी विश्व में ये इंग्लैंड के अधीन थे। अपने ओवरसीज़ एम्पायर के लिए इंग्लैंड प्रसिद्ध था। ऐसा कोई देश नहीं, ऑलमोस्ट हम बात करते हैं बहुत सारे देशों पर इंग्लैंड का राज था, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अफ्रीका है। हर कॉन्टिनेंट में हम ये कहते हैं कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, क्योंकि हर देश, हर कॉन्टिनेंट में उसका राज जो है एस्टेब्लिश था। और ब्रिटेन जो है वो फ्रांस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, और उसके कुछ इश्यूज़ थे रशिया से मेडिटेरेनियन सी के उसमें, और वो सुएज़ कनाल पर काम चल रहा था उस समय। सुएज़ कनाल को लेकर इन दोनों के बहुत इश्यूज़ थे। सुएज़ कनाल एक ऐसा रास्ता था जिसके माध्यम से एशिया में, यूरोप से एशिया आने में बहुत कम समय लगता था, और अफ्रीका, एशिया, ये जो इलाके हैं ये बहुत कम समय में कवर किए जा सकते थे। तो अगर आप सुएज़ कनाल के बारे में जानना चाहते हैं तो हम बड़ी जल्दी इस पर भी एक वीडियो है जो यूट्यूब पर बनाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस। फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक स्टेट थी, क्योंकि फ्रांस प्रशिया से हारा था फ्रेंको प्रशियन वॉर में, और इसकी जो इकॉनमी थी वो रिकवर कर रही थी। जर्मनी से बदला लेना चाहता था, नेचुरल है,
ऑब्वियस है, और उसकी अंदरूनी बहुत प्रॉब्लम्स थी। ऑस्ट्रिया हंगरी पर विश्वास नहीं करता था, और ब्रिटेन पर, जैसे कि हमने ब्रिटेन के बारे में कहा था कि वो इन पर विश्वास नहीं करते, सेम ये विश्वास नहीं कर पाते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी गवर्नड बाय अ मोनार्की, राजा का राज था। रिगार्डेड पर्शिया एज एन अलाई, बेशक ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर हुई थी 1866 में, और उसमें ऑस्ट्रिया हारा था, लेकिन ये पर्शिया को अपना अलाई मानता था, अपना दोस्त मानता था। और देखिए इसमें लिखा हुआ है द मर्सीफुल पीस सेटलमेंट आफ्टर द ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर के बाद इनमें एक शांति समझौता भी हुआ था। बाल्कन के इलाकों में इंटरेस्ट था इसे, और इसके लिए रशिया के साथ इसकी लड़ाई जो है वो होती रही है। बाल्कन क्या है इसके बारे में आगे चर्चा डिटेल में करेंगे। रशिया के बारे में बात करें तो रशिया के बादशाह को ज़ार कहते हैं। सो रशिया में एब्सोल्यूट मोनार्की थी, अनलिमिटेड पावर राजा के पास थी। ज़ार निकोलस सेकंड उस समय का रूस का राजा था, और जर्मनी के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे। ऑस्ट्रिया हंगरी पर बाल्कन के इलाकों को लेकर इनकी जो है वो काफ़ी खींचतान थी। जापान के साथ इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, लेकिन देखिए एक इतिहास में एक बहुत ही वर्णनीय घटना है जिसमें हम बात करते हैं कि रूस जैसे एक हाथी को एक जापान जैसी चींटी ने हरा दिया। बिकॉज 1905 में 45 यानी 1904-5 में एक रूसो जैपनीज़ वॉर हुई जिसमें जापान ने रूस को हरा दिया। जब रूस के पास एक तो इलाका बहुत था, दूसरी सेना बहुत अनलिमिटेड थी, लेकिन वो सेना ट्रेंड नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं थी, दैट्स वाई वो हार गया। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी इतिहास के विद्यार्थियों के लिए और हम सब के लिए। ब्रिटेन के साथ इसके कुछ इश्यूज़ थे सुएज़ कैनाल को लेकर, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। टर्की या तुर्की जिसे कहते हैं, इसे ऑटोमन एम्पायर का पार्ट कहते हैं। अब ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। समस्या आप देखें, इसे क्या कहते हैं? द सिक मैन ऑफ यूरोप। यूरोप का जो है बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, उसे हम कहते हैं सिक मैन ऑफ यूरोप। कौन है ये? तुर्की। एन एब्सोल्यूट मोनार्की और एन एम्पायर दैट वाज डिक्लाइनिंग इन इन्फ्लुएंस बाय 1900, और 1900 के टाइम ये डिक्लाइन हो रहा है, इसके डिसइंटीग्रेशन हो रही है, बहुत सारे इलाके इससे निकल गए हैं, और बाल्कन रीजन भी इसी में से निकलेंगे, हम आपको बाद में आगे बताएंगे। मैनी रीजन्स वर ब्रेकिंग अवे, मोस्ट नोटेबली द बाल्कन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी, द राइज ऑफ द सुपर पावर्स। अब हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी राइज टू द सुपर पावर्स। फुली यूनिफाइड 1871, जैसा कि आपको बताया था कि फ्रैंको प्रशियन वॉर के बाद इसे यूनिफिकेशन इसकी कंप्लीट हो गई। इसकी इकॉनमी बड़ी अच्छी थी, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और 3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी थी प्रशिया के टाइम पे, जैसे द वॉर विद डेनमार्क, और उसके बाद 1866 में ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर, फिर 1870-71 में जो इन्होंने लड़ी है फ्रैंको पर्शियन वॉर। और फॉर मैनी बिस्मार्क वाज द सेंटर ऑफ ऑल दिस। बिस्मार्क हर एक वॉर का एक सेंटर था, बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी पॉलिसी थी। कहते कि एक समय में 5 गेंदें वो के साथ एक अकेला ही खेल रहा था। सो पूरे यूरोप में एक सीक्रेट अलाइंसेस को जो शुरुआत की वो बिस्मार्क ने की थी। इसने एग्जांपल गिवन हम पहले बात कर चुके हैं, अल्सेस और लोरेन फ्रांस से ले लिए, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत थी, इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। फ्रांस को बहुत सारा युद्ध हार जाने के रूप में जो मनी पे करने के लिए कहा गया। इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि वर्साई की संधि जो है वो इसकी महत्वपूर्ण विजय हम मानते हैं। आगे चलते हैं। आइसोलेशन ऑफ फ्रांस। बिस्मार्क जो है वो चाहता था कि फ्रांस को एक तरफ से, क्योंकि फ्रांस को युद्ध में हराया था, वो बदला ना ले सके, इसलिए उसे आइसोलेट करने की पॉलिसी थी, अलग थलग करने की नीति से हम कहते हैं, वो की गई। और ब्रिटेन जो है वो एक अच्छा वाजंट लाइकली पार्टनर ड्यू टू द ऑनगोइंग नवल रेस, और क्योंकि इसमें एक इशू आएगा आगे, मैं पहले बात उसके बारे में बता देता हूँ कि नेवी यानी जल सेना सबसे सुपीरियर थी ब्रिटेन की, और अगर कोई भी देश यूरोपियन कंट्री अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करता था तो अल्टीमेटली वो दुश्मन बन जाता था ब्रिटेन का। तो जर्मनी भी उस समय अपनी नेवी को इम्प्रूव कर रहा है, दैट्स वाई जो जर्मनी से जो नज़दीकी थी ब्रिटेन की वो कम होती गई, और
ब्रिटेन दूर होता गया और अल्टीमेटली वो एंतांते ग्रुप में आ गया, यानी वो फ्रांस और रशिया के ग्रुप में एंटी पार्टी में आएगा, और ये दो पार्टी जब बनेंगी तो विश्व युद्ध जो है वो स्टार्ट होगा। द ओनली टू पॉसिबल पार्टनर्स, जर्मनी के कौन से दो पार्टनर्स थे? वो ऑस्ट्रिया हंगरी, वो तो नेचुरली था ही, और दूसरा रशिया, लेकिन रशिया के साथ भी इनकी ज़्यादा बनी नहीं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। द थ्री एम्परर्स लीग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम ड्री केसर बंड भी कहते हैं। ये एक ऐसी लीग थी जो देखिए, हम बात करें वर्किंग टू एन एग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस जोसेफ वन एंड जार निकोलस टू। अब इसमें कौन है? विलियम सेकंड है। इसमें सॉरी जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर तीन पिक्चर्स, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ, तो आप देखिए एक इसमें जो है वो केसर विलियम है, जो उस समय जर्मनी का बादशाह है, और क्योंकि ये 1873 में हुई, विलियम सेकंड जो है वो बाद में आया 1890 में, लेकिन इसके बाद में आ रहा है। सो दैट्स वाई इसमें क्या था कि पहले इसमें ऑस्ट्रिया का राजा है फ्रांस जोसेफ फर्स्ट, ज़ार निकोलस सेकंड है, और केसर विलियम है। सो इन्होंने बाल्कन एरिया में अपनी जो प्रॉब्लम्स थी रशिया और ऑस्ट्रिया की, उसे दूर करने की कोशिश की। टू नेशन हैड लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स, कौन कौन सी थी वो? ऑस्ट्रिया और रशिया। उसका जो घटाने की कोशिश किसने की? वो जर्मनी ने की। इवेंचुअली कॉज देम ब्रेक अपार्ट। 1879 और 1880 में ये थ्री एम्परर्स लीग जो है वो रद्द कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। द ड्यूल अलायंस। ड्यूल अलायंस जो है, इसे द्विपक्षीय समझौता, द्विपक्षीय गठजोड़ भी हम कहते हैं। बिस्मार्क डिसाइडेड टू फॉर्म एन अलायंस विद ऑस्ट्रिया, क्योंकि उसे एक साथी चाहिए था फ्रांस के अगेंस्ट, ताकि फ्रांस जो है वो उसके कमज़ोर कर सके, उसे आइसोलेट कर सके। दैट्स वाई बिस्मार्क डिसाइडेड टू फॉर्म एन अलायंस विद ऑस्ट्रिया। उन्होंने एक दूसरे को रशिया के अटैक के अगेंस्ट जो है एक ग्रुप बनाया। ये सीक्रेट अलायंस रशिया के अटैक के जो है खिलाफ हुआ था, क्योंकि 1879 में थ्री एम्परर्स लीग जो है रद्द हुई थी, और रशिया अटैक ना कर दे ऑस्ट्रिया पर और या जर्मनी पर, उससे एक जैसे शतरंज का खिलाड़ी आगे की चाल सोचता है, वैसे उसने सोचकर क्या किया, सबसे पहले उसने जो है रशिया के अटैक के खिलाफ, जो हुआ ही नहीं था, उसके खिलाफ एक सीक्रेट अलायंस पहले ही जो है वो बना लिया। अगर रशिया अटैक करे इन दोनों कंट्रीज़ पर, तो ये दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। और एक कंडीशन और थी, वुड रिमेन न्यूट्रल इफ़ अटैक्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज़। अगर कोई और कंट्री इन दोनों पर अटैक करती है तो दोनों न्यूट्रल रह सकते हैं, दोनों को कोई ज़रूरी नहीं है एक दूसरे का साथ देंगे। ये अलायंस बहुत सीक्रेट था, गुप्त संधि थी, गुप्त समझौता था। तो इस अलायंस के साथ ही हम अपनी जो आज की ये वीडियो है, पहली वीडियो, इसको ख़त्म करते हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट में हम इसको आगे डिफ़ाइन करेंगे और कॉजेज़ को। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके अगले अलायंसेस, एंतांते और डिफरेंट अदर कॉजेज़ विच इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। देखते रहें दिल से हिस्ट्री, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।